हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, या कभी कभी वेग स्थिरांक का व्यंजक ना कहकर आपसे कह देगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन समझ में नहीं आता वो आज के इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा और ये आपका 5 नंबर जो है ये आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये आने वाला है। या तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में से पूछे या प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछे, इन दोनों से एक क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले इसका हमें व्यंजक ज्ञात करने से पहले हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है ये हमें समझना होगा। तो देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिंपल में हमने जब शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाया था तो उसमें हमने क्या बताया था, हमने यही बताया था कि कोई भी अभिक्रिया है, हमने यही बताया था कि मान लेते हैं R=P, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। तो इधर हम जानते हैं जो इधर वाला होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो इधर होता है उत्पाद कहते हैं। देखिए, ये सब हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परिभाषा आपको इसी वीडियो में याद हो जाए पहले। तो देखिए, इधर वाला अभिकारक, इधर वाला उत्पाद, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा ना। तो यही कहा जाता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, जो वेग होता है, वेग को देखिए या तो हम R से प्रदर्शित कर सकते हैं या हम इसी को -dr/dt से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि -dr/dt लिखें या r लिखें, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक यही ना है, तो अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ध्यान से समझेंगे, ये हम इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग है। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यहीं से परिभाषा समझ में आ गया होगा। देखिए, ये R क्या है, अभिकारक है, और ये कोष्ठ जब दिया जाता है तो कोष्ठ को हम सांद्रता कहते हैं, और ये 1, इसका घात 1 है तो 1 हमने कह दिया। तो यही हम कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम परिभाषा क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है, हम आगे इसके देख लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण या वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से अब आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होगा। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये है R=P,
माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है, या आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं या सीधा आप लिखेंगे R = P। ठीक है, अब इतनी बात आप जानते हैं, इधर वाला अभिकारक होता है, इधर वाला क्या है, उत्पाद है। ठीक है जी, अब हम इतनी बात जानते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो हम यही कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, यही तो वेग को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, या तो हम R लिखे या ये लिख सकते हैं। अब वो क्या होता है, अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ये अभी हमने पढ़ा है। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हमें मिलता है, ये हम लिखते हैं dR/dt। ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है K, और ये आ जाएगा R। देखिए पावर में 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी भी के पावर में 1 होता ही है, तो ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझेंगे, ये माइनस और dt को हम इधर भेजेंगे, इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा कराएगा, और इधर देख रहे हैं कि r ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो यदि हम इन दोनों को पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dr, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो ये R हो गया, और इधर ये माइनस K हम लिख दिए, और ये dt इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये हमने dt लिख दिया। समझ में आ रहा है ना। देखिए ये आपको इतने में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंटों को तो इतना आना ही चाहिए, या बायोलॉजी के भी स्टूडेंट होंगे तो भैया आपने क्लास 10th में तो मैथ पढ़ा होगा, तो पक्षांतर करना आप जानते होंगे कि इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा, और इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग कराएगा, वही हमने किया है जस्ट। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं भी समझ में आता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी को समझ में आए। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इतना हो गया ना, इतने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इतने के बाद हम सबसे पहले अब इसमें करने वाले हैं कि दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, देखिए जैसे हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का हल किया था वैसे ही जस्ट ये भी हल हो रहा है, इसी तरह हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया को भी लिए हुए हल किया था। अब देखिए इन दोनों का समाकलन करते हैं, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समाकलन नहीं जानते होंगे। तो देखिए यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो ln और r आ जाएगा। ठीक है, ln का समाकलन करते हैं तो ln r आता है। ठीक है, ln r आता है, और उसके बाद आप आगे जाएंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हो रहा है। और इसका यदि आप समाकलन करते हैं ना तो माइनस k और dt से केवल t निकलेगा और प्लस आ जाएगा i, ये आपको मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए सबसे पहली बात कि आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना होगा कि कैसे हो रहा है। मुझे भी ये सब याद नहीं है, मैं जानता हूँ कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है। ऐसे ही डेरिवेशन कोई करना भी जाता है कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने दोनों पक्षों का समाकलन किया तो ये आपको मिला। अब जो स्टूडेंट गणित के विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा कि इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो ln का मतलब है log ये आप लिख सकते हैं, या इसके जगह पर हम आगे आपको बताएंगे कि इसका मान आप पुटअप करेंगे तो log हमने ln लिख दिया है। r इक्वल टू k का समाकलन, k एक नियतांक है तो इसका समाकलन नहीं होता है तो ये बाहर ही निकल जाएगा, और माइनस भी बाहर निकल गया, और dt का समाकलन करेंगे तो हमें t मिलेगा, और प्लस i ये क्या है, i है यहाँ पे समाकलन स्थिरांक, ये एक आ जाता है, या तो आप i लिखिए या तो आप c लिखिए, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि भैया आप इतना कम से कम याद कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो इस वाले जो पोर्शन है, जो पार्ट है, इसको आप याद कर लेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो हमें ये मिलता है। ठीक है, अब आगे हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा यहाँ से। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इतना हमने कर लिया, अब हम यहाँ पे लगाएंगे कि ये मान लेते हैं जो अभिक्रिया है ये प्रारंभ नहीं हुई है। मतलब यदि t इक्वल टू 0 हम लेते हैं, t इक्वल टू 0 लेते हैं, 0 का मतलब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो उस समय जो अभिकारक का जो अभिकारक होगा, जो r होगा,
उसकी जो सांद्रता होगी वो भी तो शून्य होगी ना, R0 होगा। समझ रहे हैं? देखिए यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, मतलब यदि समय शून्य है तो उस समय अभिकारा की जो सांद्रता होगी वो भी शून्य होगी। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसी को, ये जो मान है t=0, r=r0 ये है, इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। जहाँ पे t दिखाई दे रहा है वहाँ पे 0 रखेंगे, और जहाँ पे r दिखाई दे रहा है वहाँ पे r0 रखेंगे। तो हम चलिए रखते हैं, तो हम लिखते हैं, तब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ln हम लिख देंगे, ln r की जगह पे हम r0 लिखेंगे, तो इस प्रकार हमने लिख दिया। उसके बाद माइनस हम लिखेंगे, k है और t की जगह पर हम शून्य रख देंगे, ठीक है। और प्लस i है तो प्लस हमने i लिख दिया, ये हमने कर दिया। आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ln r0, और देखिए ये अगर शून्य में गुणा होगा तो ये सभी शून्य हो जाएंगे, तो केवल बचा क्या है, i बचा। तो यहाँ से हमें i का एक मान मिल गया जो है ln r0 = i, मतलब अब i का हमें मान मिल गया। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे i जो समीकरण 2 है, यहाँ पे i का मान मिला। अब इस i के मान को हम इसमें पुटअप करेंगे। इसको यदि हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तो यदि हम i की जगह पर इतना रखें तब हमें क्या मिलेगा, तभी हमें सॉल्व होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि i के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब चलिए हम रखते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हम रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ln r0 लिखेंगे, सॉरी ln r0 नहीं, ln r इक्वल टू हम करेंगे फिर से k माइनस k इंटू टी लिखेंगे, और प्लस हम क्या करेंगे, मतलब kt, ये गुणा में ही है, और वैसे i। अब i की जगह पर हम इतना रखेंगे, तो ln फिर से r0। इतना बात आप समझ गए। अब ध्यान से समझेंगे, ये इधर क्या है, इधर है माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बराबर के जब इधर आता है, ये बराबर का चिन्ह है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा kt। ये इधर देखिए, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम इधर वाले को पहले लिख देते हैं ln r0, और ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ln r, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ के स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा कि लॉग, ये फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m/n। ये एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, ठीक है। log m माइनस log n इक्वल टू log m/n। ऐसे यहाँ पे देखिए ln क्या है, log ही तो है, तो log के ln m इसको मान लेंगे और log n इसको मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, log m/n हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको अगर सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ से kt, इसको हम लिखेंगे ln, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, r0/r लिख देंगे। ये हमने लिख दिया, समझ रहे हैं ना। ये हमने केवल इसी फॉर्मूले की तरफ से ये हमने लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये केवल मैंने फॉर्मूला बताया है कि जो स्टूडेंट मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको पता चल जाए कि ये कैसे आया है, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको एक बात पता होगा, जो ln है ना, ln को हम ln e भी हम कह सकते हैं। अब जब ln e के जगह पर हम जब मान पुटअप करेंगे, तो क्या किया है, 2.303 और log 10, इतना हमें पुटअप करना होगा केवल ln के जगह पर। ये बात आप याद रखेंगे कि ln के जगह पर इतना मान होता है, तो इसको हम पुटअप करेंगे, तो वही हम लिखेंगे। अब ध्यान से समझेंगे, ये kt हमने लिख दिया, ln की जगह पर हम इतना रखेंगे, यह मान होता है इसका, ठीक है। तो 2.303 हम रख दिए, और उसके बाद log है तो log हमने लिख दिया log 10, और उसके बाद ये क्या बचा, r0 है तो r, ठीक है। और इधर नीचे क्या बचा, r है तो r हमने लिख दिया, इतना हमें मिला। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, तो इधर क्या है,
इतना मिल गया हमें। अब देखिए यदि हम चाहें तो यहीं से थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ये इधर टी क्या है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग न कराएगा, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो टी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे जो के है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये जो आपको सॉल्व हो गया, यही है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो ये आप याद रखेंगे, k इक्वल टू 2.303/t log 10 r0/r। ये आपका क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। तो ये जो हमने ज्ञात किया है ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना होगा कि क्या हमें करना है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे यदि ये टॉपिक उन्होंने पहले कहीं से पढ़ा होगा तो, या अपने स्कूल में पढ़ा होगा तो। क्या है कि बुक में थोड़ा सा कभी कोई राइटर जो हैं वो इसी चीज़ों को थोड़ा सा अलग से लिखे हैं। वो क्या लिखे हैं, ये जो क्या है ये है अंतिम, ये है प्रारंभिक, ठीक है। तो ये जो r है, r0 के जगह पर उन्होंने रखा है a, और ये जो r आपको दिखाई दे रहा है इसके जगह पे इन्होंने रखा है r के जगह पर a-x, ये इन्होंने रखा हुआ है। तो देखिए यदि हम इतने के जगह पर इनका मान पुटअप करते हैं तो देखिए यही हमें मिल जाएगा k इक्वल टू 2.303/t और log 10, r नॉट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और r की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a-x लिखेंगे। तो ये किसी बुक में यहाँ तक सॉल्व किया गया है। तो आप चाहें तो इसको भी आप लिख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। ये आप लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक है। तो किसी बुक में ये दिया है और किसी बुक में ये दिया है। जहाँ पर यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, जहाँ पर जो x है ना, x है वियोजन की मात्रा, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो आशा करते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे सर हम कैसे याद करें इसको। तो देखिए याद करने के केवल दो ही आपके पास तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप क्या हमें करना है इसको याद रखिए। सबसे पहले एक अभिक्रिया लिए हैं, स्टेप आपको याद करने का आसान तरीका, सबसे पहले हम बात जानते हैं परिभाषा से ही कि किसी अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। उसके बाद हमने सिंपल यहाँ तक सॉल्व किया है। उसके बाद आपको इसका दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये आप याद कर लेंगे यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो, मैथ वाले को तो पता ही होगा। उसके बाद इसको समीकरण फर्स्ट मानकर अब हमें आई का मान को हमें दिमाग में रखना है कि आई का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए t इक्वल टू 0 r इक्वल टू हमने r0 लिया है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको आई का मान आ जाएगा। अब इस आई के मान को यहाँ पे हम पुटअप करेंगे तो वही हमने सिंपल में पुटअप किया है तो हमारा निकल गया है। तो स्टेप आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि आपको इसका बार बार प्रैक्टिस करना है। एक दो बार आपने वीडियो देखा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको नोट्स में लिखकर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरी बात आप 2-3 दिनों के बाद फिर से इसको आप एक बार बुक में आप अपनी कॉपी में देखिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आता है तो दोबारा कॉपी के देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को निकालकर फिर से देखिएगा, क्योंकि अगर हम फिगर देखते हैं ना तो हमें जल्दी समझ में आता है। कॉपी से कोई मूवी देखते हैं तो वो आपको कहानी याद हो जाता है। इसी तरीके से आप वीडियो से अगर देखते हैं तो इसमें आपको प्रॉपर आपको समझ में भी आएगा और प्लस आपके थोड़े से दिमाग में बैठेगा। तो इस तरीके से आप कीजिएगा, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। अदरवाइज समय हमने ज़्यादा ले लिया, पर 2 बातें हैं जो आपको बहुत ही जानना आवश्यक है। अदरवाइज यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, परंतु ये इंपॉर्टेंट है कि भैया यदि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं अच्छे नंबर से पास हो जाए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, सीरियस हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप जाइए हमारा मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर। यही जो मेन चैनल है, ठीक है, शायद ये मेन चैनल पे ही अपलोड होगा वीडियो, ठीक है। तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कीजिए। वहां से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, वहां से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सभी न्यूमेरिकल आपको कराए जा रहे हैं, सभी फॉर्मूले आपको कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आप अच्छे से सीरियस होकर यहाँ पे पढ़ाई कीजिएगा। अदरवाइज कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा। वहां से और भी बेहतर तरीके से
आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।